कम लेट्स स्टार्ट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, चैप्टर 3 ऑफ योर एसएम। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। आ जाओ आप सबसे पहले तो पेज नंबर 3.3 में। अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स दिख रहा है। स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है? जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल दो। शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स। बस 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 ठीक है, बस 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 ठीक है। तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? शेयर होल्डर्स आर द ओनली पीपल हु हैव टेकन अ शेयर इन दैट कंपनी, हु हैव इन्वेस्टेड इन शेयर इन दैट कंपनी। बट स्टेक होल्डर मतलब वो सभी लोग जिसको उस कंपनी से मतलब है। That person can be the employee of the company, that person can be the customer, that person can be the supplier, anyone जिसको उस कंपनी से मतलब है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ आपको वही बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स कौन है और उनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला, a firm may be viewed as a coalition of shareholders, all those individuals and entities that have a stake in its success and can impact as well। यहाँ पे सिंपल सा बात वही बोला जो हम लोग अभी समझे, वो सारे लोग जिसका इंटरेस्ट है उस कंपनी में और इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉइज नहीं आते काम पे तो क्या इम्पैक्ट होगी कंपनी? डेफिनेटली होगी। अगर कस्टमर सामान नहीं खरीदते हैं तो क्या वो कंपनी इम्पैक्ट होगी? डेफिनेटली होगी। तो ये सारे वो लोग हैं। इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो क्या वो कंपनी इम्पैक्ट होगी? डेफिनेटली होगी। सो दे आर द स्टेक होल्डर्स, सिंपल एज दैट, राइट। चलो नेक्स्ट के नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। जनरली स्टेक होल्डर्स इंक्लूड, दिख रहा है? तो जनरली स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं? मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कस्टमर एंड वेंडर्स। और उसके अलावा बात किया जाए तो गवर्नमेंट आ गई, लेबर यूनियन आ गया, लोकल ग्रुप्स आ गए, इनको भी स्टेक होल्डर का पार्ट ही बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज में। एग्जाम्पल ऑफ की स्टेक होल्डर्स दिख रहा है। तो ये एक चार्ट बनाया है जहां पे आपको दिया हुआ है कि अगर शेयर होल्डर्स हैं तो इनके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी कि कुछ कुछ क्रिएटिव लाते रहो, इनोवेशन लाते रहो अपने प्रोडक्ट्स में, और इन मतलब ताकि ये लोग इन्वेस्ट करें आपकी कंपनी में, सीएसआर करते रहो, मार्केट शेयर मेंटेन करते रहो। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ना ही एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पेज में। यहाँ से कुछ पढ़ने का चीज शुरू होता है। मेंडलोज मैट्रिक्स, ये क्या है? इसको हम लोग स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अंडरलाइन करो, और पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अंडरलाइन करो। कोई भी वर्ड यूज होगा तो समझ जाना एक ही चीज है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? इट इज अ सिंपल फ्रेमवर्क ताकि मैनेज कर पाए हम लोग अपने की स्टेक होल्डर्स को। की स्टेक होल्डर्स को अंडरलाइन करो, की वर्ड को सर्कल करो। की स्टेक होल्डर्स में कौन आता है वो आपको प्रीवियस पेज में दिखेगा। शेयर होल्डर्स, सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेजर वेंडर्स, कंज्यूमर्स और एम्प्लॉय, इनको बोलते हैं हम लोग की, चाबी, राइट। चाबी, की मतलब चाबी, जिनके बिना वो कंपनी अधूरी है, जिनके बिना वो कंपनी चल भी नहीं सकती, चाबी है वो, तो उन्हीं को बोलते हैं की स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में तो बहुत और भी आ जाएंगे, लेकिन की मतलब जिनके बिना काम ही नहीं हो सकता है। उन्हीं को एनालाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है जिसका ही 3 नाम हमें दिया गया है। क्या क्या है वो 3 नाम? पहला मेंडलोज मैट्रिक्स, दूसरा शेयर होल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स, राइट, और तीसरा पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। चलो, मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हमें भी पता है। कोई भी एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों होता है? क्योंकि उसको मैनेज करना, एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने का मतलब हो गया अलग अलग स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को मैनेज करना। अगर वो स्टेक होल्डर्स भाग गई ना आपको की कंपनी छोड़ के तो आप डूब जाओगे। तो इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलना, एक एक सीक्वेंस में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट, कभी बारहवीं को अगर काम करते हुए देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट पे जहाँ पे टीम वर्क होता है वो टीम मेंबर्स ही जानते हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो वही चीज होता है। अब सोचो एक टीम को लेके इतना सा बात है तो वो उस कंपनी के सीईओ के बारे में सोचो, राइट। Who needs to know what and when, who needs to give that feedback and who has a final approval can be confusing। एक ही प्रोजेक्ट पे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो किसको क्या बात कब बताना है, किसको अपना फीडबैक कब देना है, ये सब, और साथ ही साथ फाइनल डिसीजन किसको लेना है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। Managing stakeholders is critical to the success of the project. This is where a stakeholder analysis matrix can help. इसी सिचुएशन को सिंपल करने के लिए ये मैट्रिक्स आया है। कोई दिक्कत? आ जाओ। Mendelov suggests that one should analyze stakeholder group based on power, underline करो, based on power, the ability to influence organization strategy or resource and interest। दो चीज है, पावर और इंटरेस्ट, इसीलिए इसको पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेंडेलो ये सजेस्ट किया था कि
स्टेक होल्डर के ग्रुप को अगर एनालाइज करना है तो पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे करो। पावर मतलब जिसके पास पावर है, ताकत है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर पाए। और इंटरेस्ट मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में इंटरेस्टेड है। बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको बस आना है, काम करना है, घर जाना है, सो जाना है, पैसा मंथली आ गया, उसको ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस से मतलब नहीं है, तो वो नहीं आएंगे इसमें। इसमें कौन से लोग को एनालाइज किया जाता है, उन लोगों को उठाओ जिसके पास एक तो ताकत है और दूसरा इंटरेस्ट भी है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे जाए। करेक्ट। जनरली इसमें कौन आते हैं, सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, आगे A thing to remember is that all stakeholders may seem to have a lot of power and organization may hope they have a lot of interest too. ये लगता है देख के कि स्टेक होल्डर है तो उनके पास पावर भी है, ये भी है, जैसा पर हम अभी आपको बताएं। इसमें जनरली कौन आता है, सीईओ आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए। ठीक है, बट कस्टमर के पास क्या पावर है स्ट्रैटेजी बदलने का, इन्फ्लुएंस करने का, बट बदलने का नहीं है। राइट, इन्फ्लुएंस टू सम एक्सटेंट, स्ट्रैटेजी नहीं बदल सकते आप। राइट, ना ही इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली, उन पे बेस करके बनाया गया। राइट, तो वही चीज है। बट इन रियलिटी सम स्टेक होल्डर्स विल होल्ड मोर पावर देन अदर्स व्हाइल सम स्टेक होल्डर्स विल हैव लेस इंटरेस्ट देन अदर्स। वही वाला बात जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एग्जाम्पल, अगर एक बड़ा शेयर होल्डर है जिसके पास ज्यादा पावर, ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस सा बात है वो कोशिश करेगा इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट करने का, एंड इट इज फाइन। अगर आप किसी कंपनी में 40% शेयर होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपके पास क्या है, पावर और इंटरेस्ट दोनों है कि आप इन्फ्लुएंस कर पाओ उस कंपनी के स्ट्रैटेजी को, है कि नहीं। राइट, वही चीज यहाँ पर बोलना है। कोई दिक्कत। आ जाओ नेक्स्ट, डेवलपिंग अ ग्रिड ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का एक ग्रिड बनाओ। कैसे बनाओगे, ये तो हम लोग ऊपर पढ़ के भी समझ गए। इट इज बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट, दीज आर द कीवर्ड्स। फाइन। इट सजेस्ट आइडेंटिफाइंग विच स्टेक होल्डर आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई करो कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, metrics to define the importance being high power and high interest which management would need to manage closely while investing a lot of time and resources. इस केस में बहुत टाइम और रिसोर्सेस लगता है, लग के ही आप एक प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए पावर भी रखते हैं और इंटरेस्ट भी रखते हैं। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल में वही बोला है जो हम आपको बोले, सीईओ। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पेज। स्टेक होल्डर्स विद लो पावर एंड लो इंटरेस्ट लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट सीकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा शुड बी मॉनिटर्ड रेयरली। अब जिनके पास पावर भी कम है, इंटरेस्ट भी कम है, तो उनको आप बार बार देख के क्या एनालिसिस करते रहोगे, उनको छोड़ो। जो ज्यादा पावर और ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको एनालाइज करो। कोई दिक्कत। एक चार्ट दिख रहा है, चार्ट देखो। पावर या इन्फ्लुएंस, आपका जो एक्स एक्सेस है उसमें पावर या इन्फ्लुएंस है, ऊपर में हाई है, नीचे में लो है। ठीक है, और वाई एक्सेस पे आपका इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लेफ्ट साइड लो है, राइट साइड हाई है। मतलब लो टू हाई जा रहा है इंटरेस्ट, और एक्स एक्सेस आपका जा रहा है लो टू हाई ऊपर के डायरेक्शन में, जो कि पावर का बात कर रहा है, पावर ज्यादा है। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ में जो सबसे ऊपर है, कीप सेटिस्फाइड, वो सबसे ऊपर है। उसका क्या मतलब हुआ, हाई पावर एंड इन्फ्लुएंस और लो इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, वैसे लोगों को आप सेटिस्फाइड रखो, ऐसा ये मैट्रिक्स आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, तो जिनका हाई पावर और इन्फ्लुएंस है लेकिन लो इंटरेस्ट है, उनको आप सेटिस्फाइड रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसल्ट ऑफन, इंक्रीज देयर इंटरेस्ट कैन बी हिंड्रेंस टू न्यू आइडियाज और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। क्योंकि इनके पास पावर है इन्फ्लुएंस करने का, पर इनको इंटरेस्ट नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, तो वो आपका जो खुद का स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अड़ंगा लगा सकते हैं उस काम में, क्योंकि इनके पास पावर है अड़ंगा लगाने का। राइट, क्लियर। तो इनसे कंसल्ट करो और इनके इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करो। ये है आपका स्ट्रैटेजी फॉर दीज पीपल। क्लियर हुआ। इसके नीचे देखो, जिसके पास पावर और इन्फ्लुएंस दोनों कम है और इंटरेस्ट भी कम है, लो प्रायोरिटी। वैसे लोगों को प्रायोरिटी देने का क्या जरूरत है जिनके पास ना इंटरेस्ट है और ना पावर है। करेक्ट, प्रायोरिटी मत दो उनको, सिर्फ देखते रहो, मॉनिटर करो, एंगेज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, शादी वादी मत करना। ठीक है, यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब है ऐसे टच में रहने का जरूरत नहीं है। जनरल ओकेजनल कम्युनिकेशन, हाई हेलो हो गया, दैट्स फाइन। राइट, दूर के रिश्तेदार, लो प्रायोरिटी। नेक्स्ट, की प्लेयर में कौन आएगा, जिसके पास हाई इन्फ्लुएंस है और हाई पावर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई इंटरेस्ट है, हाई इंटरेस्ट और हाई पावर, ये हो गए की प्लेयर। करेक्ट, इनको भाई ध्यान से मैनेज करो, इनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, क्योंकि एक तो इनके पास पावर है, दूसरा इंटरेस्ट भी है, ये चाहते हैं आपकी फर्म आगे जाए, इनको इन्वॉल्व करो।
और इनसे रेगुलरली एंगेज होते रहो और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ, इनकी वजह से आपकी फर्म आगे जाएगी। क्लियर? और लास्ट कौन आता है? जिसके पास लो इन्फ्लुएंस या पावर है लेकिन हाई इंटरेस्ट है। लो इन्फ्लुएंस या पावर लेकिन हाई इंटरेस्ट, यानी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं पर इनके पास पावर नहीं है। क्या करें? उनको इन्फॉर्म्ड रखो, बताते रहो कि हम लोग देखो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बताते रहो, कीप इन्फॉर्म्ड। यूटिलाइज द हाई इंटरेस्ट बाय एंगेजिंग इन डिसीजंस, कोशिश करो इनको डिसीजंस में एंगेज कर सके। ठीक है? और दूसरा, कंसल्ट करो उनके जो एक्सपर्टीज एरिया है उससे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट क्या है कि आपकी फर्म आगे जाते रहे, तो ये आपको एडवाइस बहुत अच्छा देंगे। ये वैसे लोग हैं जो आपको एडवाइस बहुत अच्छा देंगे, पर जब इनके पास पावर नहीं है तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इनसे आप आइडियाज लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? याद हुआ? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है? इसी चीज को आपको नीचे में समझा के दिया हुआ है विद एग्जांपल। कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स में कौन आएंगे? बैंक्स, गवर्नमेंट और कस्टमर्स। कीप सेटिस्फाइड कौन था? जिसके पास but low interest. यस, ये चार्ट याद रखना बस। ठीक है? सबसे पहले की सेटिस्फाइड, उसके नीचे लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी क्यों? क्योंकि लो इंटरेस्ट, लो पावर। ऐसे याद रखो ना, सिंपल तरीका, लो इंटरेस्ट, लो पावर, लो प्रायोरिटी। ठीक है? हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, की प्लेयर। सिंपल याद हो गया। अब याद रखो बाकी का दो, लो इंटरेस्ट, हाई पावर। ग्राफ में किधर आएगा? हाई पावर, लो इंटरेस्ट, इधर में कीप सेटिस्फाइड। और इधर जो आएगा वो कौन हो गए? जिनके पास इंटरेस्ट तो बहुत है, ये बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको अच्छा एडवाइस देंगे क्योंकि ये चाहते हैं आप आगे बढ़ो, लेकिन इनके पास पावर ही नहीं है, तो इनको इन्फॉर्म्ड रखना है, कीप इन्फॉर्म। याद हो गया? तो अब इसमें कौन कौन आएंगे? कीप सेटिस्फाइड में कस्टमर हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए। की प्लेयर्स में शेयर होल्डर्स, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा हम आपको बता रहे थे। नेक्स्ट, लो प्रायोरिटी में कौन आएंगे? बिजनेस, मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस। ठीक है? इनका वो नहीं होता है ना, इनके पास पावर है ना उतना इंटरेस्ट है, बस इनको मसाला चाहिए होता है कुछ बात करने के लिए। ओके? और कीप इन्फॉर्म्ड में कौन आएंगे? वेंडर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज। कोई दिक्कत? ओके, चलो आगे बढ़े। एक बार वापस से इन चारों का जो पॉइंट है इसके अंदर का एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन को रीड कर लो। कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स में लिख पढ़ो, ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट इन इनफ वर्क विद दीज पीपल टू कीप देम सेटिस्फाइड विद दैट इंटेंडेड इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। फाइन। दूसरा, की प्लेयर्स में क्या आएंगे? ग्रेटेस्ट एफर्ट दो इनको सेटिस्फाई करने के लिए, इनका एडवाइस लो, एक्शन बिल्ड करो इनके साथ और रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्म्ड रखो। लो प्रायोरिटी में इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना है आपको। ठीक है? मिनिमल एफर्ट्स दो इनके पीछे। और कीप इन्फॉर्म्ड में मेजर इश्यूज ना हो इसके लिए इनको बताते रहो, सिर्फ इन्फॉर्म्ड रखना। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पेज में आओ। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स दिख रहा है? ड्राइवर कौन है? उबर का ड्राइवर, ओला का ड्राइवर? नहीं? अच्छा, वो नहीं है क्या? ओके। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स मतलब फैक्टर्स, यहाँ पे ड्राइवर्स का मतलब है फैक्टर्स, अंडरलाइन करके ऊपर में लिख लो। स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है? तो आ जाओ, लास्ट लाइन जो है वो डायमंड पॉइंट्स के ऊपर का जो दो लाइन है उसको अंडरलाइन कर लो। द की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर की जो फैक्टर्स है, की फैक्टर्स है, की स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स, उसमें कौन कौन आते हैं? चार लोग आते हैं। कौन कौन? इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड चैनल्स। फाइन। इसी चार के ऊपर एक्सप्लेनेशन है आगे। इंडस्ट्री एंड मार्केट्स में कौन कौन आएगा? ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट का बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना पोजीशन पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं, मेरा पोजीशन क्या इंडस्ट्री में, राइट? उसको समझने का बहुत सारा तरीका है। सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री का मतलब तो समझते हो ना, 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो 10 को मिलाकर इंडस्ट्री बोला जाता है, राइट? नेक्स्ट पेज में आ जाओ। द वैल्यू, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स आर ट्रेडेड आर एज पर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन अ मार्केट। ये हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 के साथ कि क्या होता है, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से हम लोग को ये पता चलता है कि किसी भी सामान का प्राइस क्या होगा। करेक्ट? वही चीज यहाँ पर बोला हुआ है। क्या मार्केट सभी के लिए सेम होता है? एक क्वेश्चन पूछा है आपकी बुक में। नहीं होता है, सबके लिए डिफरेंट होता है। करेक्ट? कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंट होते हैं, कस्टमर्स डिफरेंट होते हैं, टारगेट, हर प्रोडक्ट का अपना खुद का सेट ऑफ कस्टमर होता है। जैसे आप लोग को परफ्यूम पसंद है तो उस परफ्यूम कंपनी के लिए यू आर द सेट ऑफ कस्टमर, बट हम यूज नहीं करते हैं तो आई एम नॉट द सेट ऑफ कस्टमर, राइट? वही चीज है। आगे बढ़ो। एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट।
अंडरलाइन करो, अ टूल यूज फॉर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। हमेशा इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपको जो टूल लगता है, जो सामान लगता है, वो क्या है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ठीक है। इसके ऊपर आया हुआ भी है एमसीक्यू पास्ट एग्जाम्स में। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग किस लिए यूज होता है, इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करने के लिए कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मार्केट कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, इसको एनालाइज करने के लिए होता है, ठीक है। आ जाओ आप नेक्स्ट पेज के पॉइंट्स में। प्रोसीड्योर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप। एक ग्रुप मैप कैसा बनता है, एक डायग्राम दिखेगा आपको, इसमें आओ तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम दिख रहा है। अब ये डायग्राम को अच्छे से देखो, लेफ्ट लाइन को आप समझो एक्स एक्सिस, ठीक है, जहां लिखा हुआ है रेप्यूटेशन अमॉन्ग कंज्यूमर्स, और नीचे वाला जो आपका लाइन है वाई एक्सिस समझो उसको, जिसमें लिखा हुआ है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। प्यूर से मैनी जा रहा है, यानी कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और नीचे से ऊपर जा रहा है रेप्यूटेशन अमॉन्ग कंज्यूमर्स, मतलब रेप्यूटेशन कम से ज्यादा हो, ठीक है। और बीच में गोला गोला दिखाई दे रहा, छोटा बड़ा गोला। अब इसको देखो, इसमें बनाते कैसे, इसमें आपको बनाया कैसे गया, उसके लिए उसके ऊपर का फर्स्ट डायमंड पॉइंट में सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करो। कौन से कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करोगे, जिससे आपका फर्म डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आइदर प्राइस या क्वालिटी, जैसे हाई प्राइस का एक हो गया, लो प्राइस का एक हो गया, मीडियम हो गया, या फिर ज्योग्राफिक कवरेज, अगर आप इंटरनेशनल काम करते हो, लोकल काम करते हो, रीजनल काम करते हो, इसके बेसिस पे बांट दो, या फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इसको रहने दो। आगे प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ वाइड नैरो, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो नैरो कस्टमर्स के लिए है या ज्यादा बड़ा कस्टमर्स के लिए है। यूज ऑफ चैनल, आप एक ही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो, कुछ करते हो या बहुत सारे करते हो, किस तरह का सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, क्लियर। इसके बेसिस पे पहले तो आप कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बांटो। खुशी क्या बनाती है, प्रोडक्ट बोलो जो खुशी बनाना चाहती है, क्या बनाना चाहते हो बोलो। वाटर बॉटल्स, खुशी वाटर बॉटल्स बनाना चाहती है, ठीक है। अब खुशी को एक टूल चाहिए इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करने के लिए, खुशी कौन सा टूल यूज करेगी, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग यूज करेगी। इतना समय क्यों लग गया बोलिए, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग यूज करेगी खुशी, राइट। अब ये ग्रुप मैपिंग करने के लिए खुशी सबसे पहले क्या करेगी, इस बॉटल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। खुशी सबसे पहले पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की, प्राइस, ओके, प्राइस में बांटी। अब जितने बॉटल्स खुशी बनाती है, लो टू हाई आइडेंटिफाई की, छोटे छोटे बॉटल्स, लो प्राइस जिसको ऐसे फेंकते ही टूट जाता है, ठीक है, या वो जो आता है ना छोटा 10 रुपए वाला प्लास्टिक का बॉटल, खुशी वो बनाती है, जिसको एक बार पियो फेंको, वो लो प्राइस का रखना पड़ेगा, करेक्ट। उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा, ये टपरवेयर टाइप का बॉटल्स, हाई रेंज, ठीक है, हाई रेंज, मिल्टन का बॉटल्स, मिल्टन टाइप, वेरी हाई रेंज, करेक्ट। तो ये हो गया प्राइस के हिसाब से बांट देना, बांट दिया। फिर क्या करेगी खुशी, प्लॉट द फॉर्म्स ऑन टू वेरिएबल मैप। टू वेरिएबल मैप मतलब एक्स एंड वाई एक्सेस जो हुआ उसको टू वेरिएबल मैप बोलते हैं। यूजिंग पेयर ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके आप टू वेरिएबल मैप पे फॉर्म्स को प्लॉट करो, ठीक है। तीसरा, फर्म को असाइन करो, असाइन फर्म्स दैट फॉल इनटू इन अबाउट द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। जितने आपके कॉम्पिटिटर्स सेम टाइप के चीज को में आते हैं उसको प्लॉट करो। जैसे यहाँ पर जो आपका ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ए बी सी डी एफ, दे आर द कॉम्पिटिटर्स। जैसे ए बी और सी ये तीन अलग अलग फर्म है जो एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके कवर्ड होते हैं। ये लोग भी कम दाम का आपका बॉटल्स बनाती है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, क्लियर है। डी एफ एक जैसा कर दिया तो उसको इकट्ठा कर दिया, क्लियर है। लास्ट में आप क्या करोगे, आप सर्कल्स बनाओगे, सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल, अंडरलाइन करो, सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप्स। उनका मार्केट शेयर या सेल्स रेवेन्यू से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि उनका साइज क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से सर्कल बनाओ। एबीसी का आप छोटा सर्कल देख रहे हो मतलब उनका साइज छोटा है, ठीक है। और ये आप मैपिंग किस बेसिस पे की हो, प्राइस के बेसिस पे की हो, करेक्ट। डीएफ का सर्कल बड़ा है तो उनका साइज बड़ा है, पीक्यूआर का सबसे बड़ा है, क्लियर है। यही हुआ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, रेंज के प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। हाँ ये रेंज के ऊपर किया हुआ, कितना टाइप है, एग्जैक्टली कितना टाइप है उनके पास। कोई दिक्कत, क्लियर है, कैसे मैपिंग करते हैं सीख गया। ये मैप एग्जाम में नहीं बनाना है, अगर ये क्वेश्चन आया तो सिर्फ ये 4 स्टेप्स लिखने हैं,
ठीक है, और MCQ आया तो क्या लिखना है वो आपने याद कर लिया, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ मैपिंग। आ जाओ आगे, कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या होते हैं ये अपने को पता ही है ऑलरेडी, क्या होते हैं कस्टमर्स? जो सामान खरीदता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सामान, प्रोडक्ट बोलो या सर्विस बोलो, उन्हीं को बोलते हैं, राइट। डिफरेंट कस्टमर्स में हैव डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायर डिफरेंट सेल्स मोड्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बहुत सारे कस्टमर्स का अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से प्रेफरेंस रहता है। जैसे आप दुकान में नहीं जाना चाहोगे, आप क्या चाहोगे, आपको घर बैठे स्विगी जोमेटो से आ जाए सामान, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप पसंद करते हो, आप चाहोगे कि वो जोमेटो या जोमेटो क्यों बोल रहा है, जेप्टो या स्विगी पे मिले, राइट। तो दैट इज प्रेफरेंस। गुनगुन को दुकान जाके सामान लेना पसंद है, ऑनलाइन पसंद नहीं है। मम्मी लोगों को पसंद नहीं है ऑनलाइन, खराब सामान दे दे वह, ठीक है, अनलेस इट हैज ऑफर। जितना ब्लिंकिट और ज़ोमैटो करने लगी हम क्या ना वो तो ऑफर की वजह से, नहीं, कैशबैक। मम्मी अब जो पैकेज प्रोडक्ट होता है सब बाहर से मंगाती है, सारा सब्जी मंगाती है, लूज चावल वगैरह लेती है, आलू वगैरह सब बाहर से। That is because of one reason is cashback, 100 rupees off. That's also another reason that come and deliver to. Yes, That's definitely. very important. So anyways, preference अगर ऐसा है कस्टमर का कि मुझे ऑनलाइन पसंद नहीं है, जाके ही लूंगा, तो वो सामान जाके वहां मिलना चाहिए दोस्त दुकान में, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अगेन इम्पोर्टेंट। हाँ, राइट, कुछ चीज ऑनलाइन नहीं मिलती है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पेज, कुछ नहीं पढ़ना है, उसके अगले पेज में आ जाओ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, पेज 3.13। प्रोडक्ट एंड सर्विस मतलब भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, टू क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, उसके पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो। व्हाट इज अ प्रोडक्ट? ओके, दैट वाज गुड। कोई भी एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, और सर्विस है तो इनटैंजिबल, राइट। तो कुछ भी ऐसा विच इज सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड, राइट, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट या सर्विस, फाइन। प्रोडक्ट स्टैंड फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही वर्ड को अगर एक वर्ड में कवर किया जाए तो हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होता है, सर्विसेज भी इंक्लूड होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, चलो यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, आ जाओ नेक्स्ट पेज में, आ जाओ। 3.14 में, for a new product, pricing strategies for entering a market need to be designed, and for that matter at least 3 objectives must be kept in mind। मतलब कोई भी एक नया प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेकर आते हो तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 3 चीज दिमाग में रखना है। क्या? कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए सबसे पहले कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करो। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच मतलब कोई ऐसा ही प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर्स ले, कस्टमर की नीड को फुलफिल करे, ठीक है। दूसरा, प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। मतलब उस प्रोडक्ट को बेच के आप सफिशिएंट मार्जिन कमाओ, तभी तो आप काम करोगे। आप सोचोगे कि हम समाज सेवा करेंगे और आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे आपको फायदा ही नहीं हो रहा है, भले आपका लॉस नहीं हो रहा है, बट अगर ब्रेक इवन पे भी है तो आप टिक नहीं पाओगे मार्केट में, आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, राइट। तो उसके लिए सफिशिएंट रिटर्न्स आपको मिले वैसा प्रोडक्ट बनाओ। और तीसरा, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मार्केट में आपका शेयर बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आपके कस्टमर बेस बढ़ने चाहिए, आपके शेयर मार्केट में बढ़ने चाहिए। क्लियर है? इन 3 चीजों को दिमाग में रखना। आ जाओ आगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ताकि वो कस्टमर्स को रीच आउट कर पाए। ओवर द इयर्स अ नंबर ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैव बीन इवॉल्व्ड, और उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है? सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग मतलब समझते हो? जैसे आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप जाओगे तो वहां देखोगे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लो, आईसीआईसीआई बैंक। हाँ, पर हम जो एग्जाम्पल बोले वो याद कैसे रहेगा? ठीक है। तो सोशल मार्केटिंग मतलब इट रेफर्स टू द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सीकिंग टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज, कॉज और प्रैक्टिस अमॉन्ग अ टारगेट ग्रुप। क्यों लिखा रहता है वो नो स्मोकिंग? क्योंकि ये हम लोग चाहते हैं कि इस आइडिया को ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्ट करें और स्मोकिंग ना करें। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। इसी को बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। कोई ऐसा चीज का मार्केटिंग करना जो आप चाहते हो लोग एक्सेप्ट करें। क्लियर है? दूसरा, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मतलब एडिशनल फीचर्स, अंडरलाइन करो, एडिशनल कस्टमर सर्विस एंड बेनिफिट्स। ठीक है। इसका क्या मतलब है? जो सामान आप बेच रहे हो उसमें एडिशनल और सामान आप जोड़ के बेच सको। This type of marketing includes additional customer service and benefits that a product can offer besides the core and actual product that is being offered. क्या आ जाएगा इसमें? मोबाइल के साथ फोन कवर,
हाँ, मोबाइल के साथ फोन कवर जो डब्बे के अंदर आता है वो आ जाएगा, स्क्रीन गार्ड देता है। स्क्रीन गार्ड देता है, करेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कोर प्रोडक्ट कुछ और है, उसके साथ एडिशनली कुछ देना। चार्जर आएगा, चार्जर आएगा, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। फोन कवर आएगा, राइट। पिन कोई अलग से नहीं खरीदता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड मार्केटिंग। वो जरूरी है लेकिन वो कोई खरीदता नहीं अलग से जाके उस पिन। चार्जर भी तो वो प्रोडक्ट का ही हिस्सा हुआ, क्योंकि हर प्रोडक्ट के हाँ, साथ तो वो ऑगमेंटेड मार्केटिंग थोड़ी ना। बट चार्जर आप अलग से खरीदते हो। लेना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन प्रोडक्ट जैसे वैसे तो हम फोन का पार्ट्स भी रिपेयर चेंज करवाते हैं। कोर प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल। उसके साथ एडिशनल बेनिफिट क्या दिया जाता है हमें? स्क्रीन गार्ड, मोबाइल कवर एंड चार्जर। ये एडिशनल प्रोडक्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 3 जरूरी हिस्सा है उस कोर प्रोडक्ट का। एक ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जस्ट लाइक जैसे आप फोन के बिना नहीं रह सकते, करेक्ट। इसको आप बाहर से अलग से भी खरीद सकते हो, पर साथ में एक बार आपको दे दिया, आप खराब हुआ तो वापस से आप खरीदो। हाँ, तो ये हुआ ऑगमेंटेड मार्केटिंग। कोर प्रोडक्ट के साथ आप कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रहे हो कस्टमर। क्लियर है? अब वो पिन भी देता है लेकिन पिन को कोई अलग से खरीदने नहीं जाएगा, दैट इज नॉट अ पार्ट। हाँ एग्जैक्टली, वो खो गया तो ऐसे भी यूज करो, ठीक है। अब जैसे मूवी का एग्जांपल लो, आप मूवीज का अगर टिकट बुक करोगे तो आपको ऑफर करते हैं ना कि पॉपकॉर्न कॉम्बो में कम प्राइस में, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड मार्केटिंग। कोड है आपका मूवी टिकट्स, मूवी देखना, पर उसके साथ वो चाहता है कि आप फूड आइटम्स भी लो, प्रोडक्ट एंड बेवरेजेस, उसके लिए वो हल्का प्राइस कम करके कॉम्बो में देना चाहता है। सो दैट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग, यानी एडिशनल बेनिफिट्स आप देना चाहता है आपको कि आप मूवी टिकट्स लियो तो आपको कम प्राइस में एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइस आप ले सकते हैं, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जैसे बैंक अगर कस्टमर को बुला के डायरेक्टली बोलता है कि हम लोग से लोन लीजिए या हमारे पास बैंक अकाउंट खोलिए, तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे क्या क्या आता है इसमें? कैटलॉग सेलिंग, ईमेल, टेली कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, शॉपिंग। हाँ, राइट, ठीक है। डायरेक्टली जो आपसे इंटरेक्ट करके आपको सामान बेचे, जोमेटो आपको रोज फ्लर्टिंग मैसेजेस भेजता है, ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग। एक्चुअली जोमेटो इज नॉट डायरेक्ट मार्केटिंग। जो जोमेटो आपको डायरेक्ट मैसेजेस जो भेजता है, नोटिफिकेशन, दैट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब होता है डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो आप सामान बेचने के लिए। जैसे आपको फोन आते हैं ना बैंक से पर्सनल लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। Then how about LinkedIn sending me a message saying that if you buy this, you will get. Not talking about messages. दैट इज अगेन नॉट डायरेक्ट मार्केटिंग। Sales rep. हाँ, Sales rep. क्या है वो? Sales. हाँ, अच्छा अच्छा, शॉर्ट में बोल रही है, मतलब ये क्या है? हाँ, राइट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। How about the pamphlet? पैम्पलेट, दैट इज अगेन नॉट डायरेक्ट मार्केटिंग। But जो लोग stall लगाते हैं, that is direct. हाँ, स्टॉल लगाते हैं, दैट इज डायरेक्ट कोई मार्केटिंग। तो wrong relationship. हाँ, stall लगाता है. स्टॉल स्टॉल, Stalls लगा लेते हैं advertise करने के लिए. हाँ, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, यस यस, करेक्ट। ये ऐसे जाते थे, घूम जाती है. आगे, रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में आ जाता है कस्टमर को आप खुश रख रहे हो, रिलेशन बना रहे हो उनके साथ, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। मतलब जैसे मान लो किसी बैंक में पिछला 20 साल से अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आपको कुछ एडिशनल फैसिलिटी अगर बैंक दे रहा है तब उसको बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। हाँ, जो अगर रेगुलर आप कस्टमर हो और आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन मार्केटिंग, जस्ट बिकॉज आप बहुत टाइम से वहां के कस्टमर हो, ताकि रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। 3-4 रुपया में? 3-4 रुपए में उसका मेंबरशिप वापस. ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लॉन्ग वे रिलेशनशिप, हाँ हाँ हाँ, वो देता है जो भी। लॉन्ग लॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये मार्केटिंग यूज किया जाता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग में क्या आ जाएगा? सर्विसेज मार्केटिंग मतलब कोई कंपनी अगर आपको होम डिलीवरी सामान घर पहुंचा कर दे रही है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग, राइट। इट इज अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज। जैसे सामान लाके घर पहुंचाना इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, है ना। तो ये हुआ सर्विस मार्केटिंग। सर्विसेज क्या है? जनरली इंटेंजिबल होता है। मार्केटिंग, दिस मार्केटिंग रिक्वायर्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिंस इट हैज पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ओन। हम्म हम्म, नहीं,
सर्विस कैसे हुआ वो? नहीं हट, वो सब नहीं आएगा। सर्विस मार्केटिंग में फिर वो आ सकता है ना कि क्या बोलते हैं, जैसे मसाज चेयर्स होता है, हाँ ट्रायल, यस, मसाज चेयर्स जो मॉल में रहता है ना नीचे, मॉल में नीचे में होता है ना ग्राउंड फ्लोर में, दैट इज सर्विस। करना, बिल्कुल करना, फिर कब पिट जाओगी, आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट, पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग क्या होता है एक बार थोड़ा सोच के बताना तो। कोई पॉलिटिशियन अगर आके बोल रहा है मुझे वोट दो, दैट इज पर्सन मार्केटिंग। इवन पर्सन कैन बी मार्केटेड, एंड ये इलीगल मत बोलना, ठीक है, मार्केट हो रहा है, बेच नहीं रहा है, लाइक लास्ट डे। पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। जैसे आपको बताया, पॉलिटिशियन कोई भी आके बोल रहा है मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, हाँ एग्जैक्टली, पर्सन मार्केटिंग, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार्स करते हैं, फिल्म स्टार्स करते हैं, ठीक है, पर्सन मार्केटिंग। आलिया भट्ट, पर्सन मार्केटिंग। आलिया भट्ट आके अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ वो करे, पर्सन मार्केटिंग, राइट। बहुत सारे ब्रांड्स, हाँ बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज को क्यों लेते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्यों ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड का, दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सन मार्केटिंग, राइट। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर of target audience towards an organization. Both profit and non-profit organization practice organization marketing. कोई एक organization market कर रहा है, organization market मतलब CSR activity पढ़ा था ना लास्ट डे हम लोगों ने, that is organization marketing. अगर विपत्ति के समय कोई कंपनी सामने आके कुछ कर रही है तो that is a part of organization marketing. Yes, yes. हाँ हाँ हाँ, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग है। जैसे जिस एनजीओ में हम काम करते थे पहले, वहाँ भी क्या होता था, कहीं भी जैसे थिएटर फेस्ट हो रहा है या कोई भी कॉज के लिए कोई एक्टिविटी कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसके साथ ये भी जुड़ जाते थे, क्यों, कोलैब कर लेते थे, क्यों, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, ठीक है। डस्टबिन में देखते हो बहुत सारे में लिखा रहता है उस पर्टिकुलर एनजीओ का नाम, उस डस्टबिन में सॉल्ट लेक के एरिया में कितने सारे डस्टबिन लगे हुए हैं जहाँ पे नाम लिखा हुआ है उस एनजीओ का जो लगवाया है उस डस्टबिन को, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, क्लियर। नेक्स्ट, प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग मतलब क्या होता होगा, जगह जगह पे चिपका देते हैं। नहीं, किसी एक जगह, हाँ किसी एक जगह का मार्केटिंग, जैसे गोवा जाओ, ठीक है, हाँ, वो गोवा, अमिताभ बच्चन आइए गुजरात में, हाँ आइए गुजरात में, दैट इज प्लेस मार्केटिंग, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को मार्केट करना, क्लियर। नेक्स्ट, एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड मतलब वहां पर लिखो, ये क्या कर रही है, लिखो वहां पर शॉर्ट, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन को मार्केट नहीं करके लॉन्ग रन के मार्केट को टारगेट करना, एनलाइटेंड मार्केटिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप लॉन्ग रन परफॉर्मेंस के लिए जो टारगेट्स बना के मार्केट करते हो उसको बोलते हैं एनलाइटेंड मार्केटिंग, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लॉन्ग टर्म, एनलाइटेंड, 25 साल बाद आप रहो न रहो आपकी फैमिली जरूर सेफ रहेगी, एनलाइटेंड मार्केटिंग। मेरे को ऐड याद आ गई, जैसे पूरा खानदान है जो फिल्म हमारे इतना अच्छा इंश्योरेंस वाले से कि फैमिली मर्डर करने को तैयार आइडिया something creepy and horrifying. अंडरलाइन करो फोर्थ लाइन से, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इनोवेटिव मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। अरे ये सोसाइटी वाला खबास हो रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब बहुत ही सिंपल है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट कस्टमर, उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, लग्जरी, जो रिच पीपल है उनके लिए लग्जरी प्रोडक्ट देना, ठीक है, जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वैसा प्रोडक्ट देना, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सिंक्रो मार्केटिंग, इस पे एमसीक्यू बनता है,
इसीलिए क्योंकि जल्दी से ये सब वर्ड्स के थ्रू आप अज्यूम नहीं कर पाते हो कि उसमें क्या मतलब होगा। जैसे प्लेस को तुरंत आप समझ गए क्या मतलब हो सकता है, राइट। सिंक्रो को का मतलब क्या है, जैसे मान लो फर्नीचर वाला सोफा, टेबल एज पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना, ये सब होता है सिंक्रो मार्केटिंग, यानी सिंक हो जाना कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, उसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। समझ आया। जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड इरेगुलर है किसी रीजन की वजह से, ठीक है, तो उस समय कुछ ऐसा तरीका से मार्केट करना कि डिमांड बढ़ जाए, दैट इज सिंक्रो मार्केटिंग। क्या होता है, अभी बहुत बार 99 रुपीज में मूवी टिकट ऐसा आते हैं ना, नहीं जैसे कि अभी 99 रुपीज में बहुत सारी मूवी टिकट बहुत दिन आते हैं ना, कुछ कुछ पर्टिकुलर डे पे 99 रुपीज में मूवी टिकट्स, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंक्रो मार्केटिंग। जब डिमांड बहुत कम हो किसी चीज का तो उस तरीके से मार्केट करना कि डिमांड उस दिन बढ़ जाए। सिंक्रो मार्केटिंग, ठीक है। My plan करता है it's like it gives like 1 rupee product और सिर्फ डिलीवरी चार्ज। हाँ सिर्फ डिलीवरी चार्ज। हाँ मैगलैम का देखा था मैंने। बहुत बहुत बार किया। उसका डिलीवरी चार्ज 9। हाँ लेकिन that seems convenient है। 3 लिपस्टिक एक 199 में इसका प्रोडक्ट अच्छा भी है। स्टॉक मार्केट। शी इज आल्सो मार्केटिंग। I told you word of mouth मेरा मेरे बिकता है बहुत। External influence. Don't. सिंक्रो मार्केटिंग, राइट। सिंक्रो मार्केटिंग क्लियर है, इसमें एमसीक्यू बनता है। तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कम होना, उस समय डिमांड बढ़ाने के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो दैट इज सिंक्रो मार्केटिंग, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग बहुत ही सिंपल है, अंडरलाइन करो नीश मार्केटिंग वर्ड को थर्ड लाइन में। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करके मार्केट करना। जैसे आटा नूडल्स, ये उनके लिए ही बनाया गया है जो हेल्थ कॉन्शियस है, इफेक्ट कुछ भी हो, लेकिन उनको इसी को बोलते हैं नीश मार्केटिंग, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। नॉर, ठीक है, इट्स लाइक दैट। लास्ट है डी मार्केटिंग, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट और इस पे भी एमसीक्यूज बनते हैं। डी मार्केटिंग मतलब क्या है, अच्छे से सुनो। डी मार्केटिंग मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट खराब करना। डी मार्केटिंग मतलब होता है पोस्टपोन करना। नहीं, because negative marketing is also marketing. यस दैट इज फाइन, लेकिन यार डी मार्केटिंग मतलब है पोस्टपोन करना, ठीक है। अंडरलाइन करो सेकंड लाइन से, ओनली टू रिड्यूस और शिफ्ट इट। जैसे एग्जांपल, सीए फाइनल का टेस्ट सीरीज मांगने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आए, ठीक है। हमने उनको क्या बोला, उस अटेम्प्ट में अवेलेबल नहीं था, ये बात है नवंबर 23 का या मई 23 के टाइम का, ठीक है। उस समय हम लोग के पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल सीए फाइनल के लिए नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उनको क्या बोला कि नेक्स्ट अटेम्प्ट से अवेलेबल होगा। दिस इज कॉल्ड डी मार्केटिंग। हमने उनकी डिमांड को डिस्ट्रॉय नहीं किया कि हमारे पास है ही नहीं, हम रखते ही नहीं है, हमने पोस्टपोन किया, शिफ्ट कर दिया 6 महीना आगे के लिए, करेक्ट। अब वो कस्टमर का डिसीजन है कि उनको क्या करना है, वो उनका जब अटेम्प्ट है उनको लगता है नहीं अभी देना है, वो कहीं और चले जाएंगे, या नहीं देना है अगले अटेम्प्ट में देना है, वो उनका प्रॉब्लम है। डी मार्केटिंग मतलब फर्म का ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से क्या है, पोस्टपोन करना, शिफ्ट करना। क्लियर है, कोई दिक्कत, याद रहेगा पक्का, बोलो। आगे बढ़ते हैं। चैनल्स, चैनल्स मतलब कुछ नहीं है, व्हाट इज चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और क्या चैनल का बात हो रहा है यहाँ पे, सामान किस तरह से पहुंचाया जाए कस्टमर पे, उसी का बात हो रहा है, राइट। यहाँ पे 3 कंपनीज को लेके एग्जांपल बताया, नॉट इंपॉर्टेंट, नीचे आ जाओ। देयर आर टिपिकली 3 चैनल्स दैट शुड बी कंसिडर्ड, इस पे आओ, अंडरलाइन करो। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल, 3 चैनल है जिसपे फोकस होना चाहिए। सेल्स चैनल मतलब क्या होता है, दे आर द इंटरमीडियरीज, अंडरलाइन करो इंटरमीडियरीज, और फिर अंडरलाइन करो सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल। यानी ये लोग वैसे लोग होते हैं जो लोग अल्टीमेट एंड यूजर तक सामान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। इनके समय में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु नीड्स टू सेल टू हुम फॉर योर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड टू योर एंड यूजर। क्वेश्चन समझ आया, किसको बेचना है, किस इंसान को, ताकि आपके एंड यूजर को सामान पहुंचे। क्लियर है। जैसे गणेश आटा, वो गणेश आटा क्या करेगा, जो लोकल शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप, उनको बेचेगा ताकि एंड कस्टमर तक पहुंचे, सेल्स चैनल। क्लियर हुआ। दूसरा प्रोडक्ट चैनल, प्रोडक्ट चैनल मतलब क्या होता है, इट फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज, अंडरलाइन करो सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज, हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। प्रोडक्ट चैनल मतलब होता है डायरेक्टली उस इंसान जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे लेकर एंड कस्टमर को पहुंचाना, बीच में कोई नहीं है। ऑनलाइन डायरेक्ट सेल, आप किसका लास्ट डे बोल रहे थे ना, कोई परफ्यूम ब्रांड का, जो अपना बेला विटा, जो डायरेक्ट वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रॉम फार्म,
वेजिटेबल्स राइट, फ्रेश फ्रॉम फार्म राइट, वो क्या है, ये सब प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर को सामान पहुंचा रहा है। Amazon। Amazon, और एक है ना ये क्या था, काउ मिल्क वाला, हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है, काउ मिल्क का, जो भी है नाम, ठीक है। तो ये वाला ये कहलाता है प्रोडक्ट चैनल, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर को पहुंचाता है, बीच में और कोई नहीं है। क्लियर। तीसरा सर्विस चैनल, सर्विस चैनल मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, अंडरलाइन करो, प्रोवाइड्स नेसेसरी सर्विसेज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, इसको अंडरलाइन करो। तो ये क्या होता है, ये वाला पार्ट आपके सेल्स चैनल के थ्रू ही निकला जाता है, ठीक है। जैसे एसी का, एसी बेचा प्रोडक्ट, लेकिन एसी का सर्विसिंग इज सर्विस चैनल, इंस्टॉलेशन हो गया, सर्विसिंग आता है ना, फ्री सर्विसिंग देता है 3 ठो, साफ सफाई कर देगा, खराब हुआ तो आ जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस चैनल, जो कि प्रोडक्ट के साथ ही जाता है। और ये किसके संग निकलता है, किससे होकर निकलता है ये चैनल, सेल्स चैनल। क्लियर। कपड़े के साथ ऑल्टरिंग कर देता है। हाँ, गारमेंट्स में कपड़े के साथ ऑल्टरिंग कर देता है सर्विस चैनल, कोई दिक्कत। क्लियर है। चलो ये छोड़ दो, आ जाओ नेक्स्ट पेज। रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दिख रहा है, इसमें इधर कुछ पढ़ने का नहीं है। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है समझते हो, कॉम्पिटेंसी मतलब सेट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, सेट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स मतलब आप कितने कॉम्पिटेंट हो उस काम को करने के लिए। क्लियर है, आप में कितनी ताकत है उस काम को करने के लिए, क्षमता क्या है आपकी उस काम को करने के लिए, दैट इज कॉम्पिटेंसी, और कुछ नहीं है। चलो यहाँ पर 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आ जाओ पेज नंबर 3.18 में, आपको नीचे 3 डायमंड पॉइंट के नीचे पैराग्राफ दिख रहा है, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द मेन 3 कंडीशन, अंडरलाइन करो। तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है कस्टमर्स कंपटीशन में। तो क्या, सबसे पहले आप ऐसा कोर कॉम्पिटेंसी बनाओ, अंडरलाइन करो, कोर कॉम्पिटेंस, इफ द कॉम्पिटेंस इज यूनिक, अंडरलाइन करो, एंड इज डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। आप अपने आप को डिफरेंशिएट तभी रख पाओगे बाबू लोग, जब आपका खुद का कोई यूनिक पॉइंट होगा और आपके कॉम्पिटिटर्स आपको कॉपी ना कर पाए तो। नहीं तो कॉपी करने वाले तो आराम से आ जाएंगे और कॉपी कर भी लेंगे, फिर क्या होगा, फिर तो आप डिफरेंशिएट नहीं रह पाओगे। तो जल्दी बताओ कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करके रख पाओगे मार्केट में। Core competencies, unique competency और Competence is unique and difficult for the competitors to imitate. Clear? Next page में। Second condition is customer value, underline करो। अगर आप कस्टमर को वैल्यू देते रहोगे तो आप अपने आप को अलग बनाकर रख पाओगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर जब आपसे कोई सामान खरीदता है तो वो आपसे इसीलिए खरीदता है क्योंकि आपका कोई कोर कॉम्पिटेंसी है। क्लियर है। बिना कोर कॉम्पिटेंसी के आप मार्केट पोजीशन नहीं बना पाओगे। कोई दिक्कत। थर्ड कंडीशन अंडरलाइन करो, द लास्ट कंडीशन रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स। पहला कंडीशन क्या था, एंड unique and difficult to imitate। वेरी गुड, डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय कॉम्पिटिटर्स। दूसरा कस्टमर वैल्यू, और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स। मतलब एक मार्केट आपने कैप्चर कर लिया, कोर कॉम्पिटेंसी बना लिया, फिर दूसरे मार्केट की तरफ बढ़ो। क्लियर है, कोई दिक्कत। ओके चलो। हाँ मतलब core competency वगैरह तो competitor differentiation के अंदर होगा। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन का 3 कंडीशन है। हाँ। पहला कंडीशन क्या है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। ठीक है, बहन ये पॉइंट है, ये बोल्ड वाला पार्ट। हाँ। दूसरा हेडिंग है। कस्टमर वैल्यू। तीसरा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स। ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट पेज में आओ, 3.20 कोर कॉम्पिटेंसीज आर द नॉलेज, अंडरलाइन करो, आर द नॉलेज स्किल्स एंड फैसिलिटीज नेसेसरी टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस कोर प्रोडक्ट्स। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करो। फिर आ जाओ इसी पैराग्राफ का थर्ड लास्ट लाइन में, कोर कॉम्पिटेंस बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीजेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रांसफरिंग लर्निंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स। कोई दिक्कत। क्लियर है, ओके।
चलो आज का लास्ट टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग अ कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने के क्या क्या क्राइटेरियाज है, बहुत ही सिंपल। पहला, कोर कॉम्पिटेंसी आप तब डेवलप कर पाओगे जब आप वैल्यूएबल होगे। वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज आर द वन दैट अलाउज द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और थ्रेट से बचना, उसमें आप टिके कब रह पाओगे, इस चीज को कब कर पाओगे, जब आप वैल्यूएबल होगे। समझ आया? कैपेबिलिटी आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। कोई ऐसा कैपेबिलिटी जो वैल्यूएबल ही नहीं है, उससे अपना अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाओगे ना, थ्रेट से बच पाओगे। क्लियर है? सो योर कैपेबिलिटी शुड बी वैल्यूएबल। डन। योर कैपेबिलिटी शुड बी रेयर। आपका कोर कॉम्पिटेंसीज रेयर होना चाहिए और कॉम्पिटिटर्स उसको जल्दी से कॉपी ना कर पाए, वैसा होना चाहिए। राइट। तीसरा, कॉस्टली टू इमिटेट। अगर कोशिश करें भी आपको कॉपी करना, तो कॉपी करने में उनका इतना खर्चा पड़ जाए कि बेचारे लोग सोचे भी ना करने। ठीक है। और फोर्थ, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। अगर वो कॉपी कर भी ले तो भी आपको सब्स्टिट्यूट ना कर पाए, वैसा कुछ बनाओ, वैसा कैपेबिलिटी बनाओ। क्लियर हुआ? एक स्पोर्ट्स पर्सन, एग्जाम्पल ले लो, एक स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, उसका कैपेबिलिटी है कि वो मैराथन जीत जाएंगे, राइट। तो वो मैराथन जीतने के लिए उनकी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए। वैल्यूएबल मतलब ताकि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए और थ्रेट से बच पाए। अपॉर्चुनिटी ग्रैब मतलब कहीं भी कंपटीशन हो रहा है तो वहां जाके परफॉर्म कर पाए। रेयर होने चाहिए। रेयर क्यों होने चाहिए? ताकि दूसरे उसको चुरा ना पाए। तीसरा, अगर चुराने का कोशिश भी करें तो बहुत कॉस्टली हो। अगर आप सोचो कि हम टक्कर देंगे तो फटो, उतना मेहनत करो, राइट। और अगर कॉपी कर भी ले तो फिर भी इतना कोर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए कि वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल हो, वैसा नहीं बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो आज यही तक रखते हैं हम लोग।